नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के सेट 7 को, यानी कि 7वें भाग को हम यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक हमने इसमें 6 सेट्स कवर कर लिए हैं और अभी तक जो पहले 6 सेट्स हैं उसमें हमने क्या किया था कि डेडिकेटेडली कुछ मंत्रालयों को कवर किया था। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हम किसी में MHRD की बात कर रहे हैं, किसी में हम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात कर रहे हैं, राइट। तो अभी तक जो भी ऐसे मंत्रालय थे जिन्होंने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं उनको हमने सेपरेटली कवर कर लिया है। लेकिन इस वीडियो में आप ऐसा मान सकते हैं एक तरीके से मिसलेनियस है ये। ठीक है, इसमें कई सारे मंत्रालय हैं जिन्होंने 1 या 2 स्कीम्स लॉन्च की हैं, उनको हमने क्लब कर दिया है, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो भी स्कीम हम कवर करेंगे साथ साथ में आपको बताते जाएंगे कि ये किस मंत्रालय के द्वारा है और इसका मूल उद्देश्य क्या है, राइट। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से है ये, ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक ID है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज़ माई ट्विटर हैंडल। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, अगर पुरानी वीडियोज़ को आप लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर से जाकर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। पुरानी सभी वीडियोस इस क्रैश कोर्स में आपको वहाँ पर एक जगह पर मिल जाएंगी। ये प्लेलिस्ट स्टडी IQ के द्वारा ही तैयार की गई है, राइट। स्टडी IQ ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है और इस पर कई सारे कोर्सेज उपलब्ध करवाए गए हैं। इसमें ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का। पिछले 10 साल के पेपर्स यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद 2 नए कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है, जिनकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। दोनों ही कोर्सेज 1 जून को स्टार्ट होंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी के हज़ार MCQs के कोर्सेज। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट उजाला स्कीम। उजाला स्कीम के बारे में ये स्टेटमेंट्स: द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एफिशिएंट लाइटिंग, enhance awareness on using efficient equipment that will reduce electricity bills and preserve the environment. It is being implemented by Energy Efficiency Services Limited. Under the scheme, EESL replaces the conventional street lights with LEDs at its own costs. सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो उजाला स्कीम है ये एफिशिएंट लाइटनिंग को भी प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी और एनहांस अवेयरनेस, इसको लेकर बेसिकली जागरूकता यहाँ पे लोगों में डालनी है कि एफिशिएंट इक्विपमेंट को आपको इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो अभी भी इनकैंडेसेंट बल्ब का यूज़ कर रहे हैं या फिर पुरानी जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़्यादा बिजली खाते हैं, उसको यहाँ पर कम करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL के द्वारा ये इम्प्लीमेंट हो रही है। EESL क्या है, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट, अंडर द स्कीम EESL रिप्लेसेस द कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स विद LEDs एट इट्स ओन कॉस्ट। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्यों? बिकॉज ये जो प्रावधान है ये असल में स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के अंडर है। ठीक है, SLNP अलग प्रोग्राम है, उजाला स्कीम अलग प्रोग्राम है, दोनों को प्लीज़ कंफ्यूज ना करें। थर्ड स्टेटमेंट SLNP का है, पहले 2 स्टेटमेंट्स उजाला स्कीम के हैं। Hence 1 and 2 are correct, 3 is wrong. Option A आपका सही जवाब हुआ, 1 and 2 only। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च की गई उजाला स्कीम और साथ ही में जो SLNP है, दोनों स्कीम्स जो हैं 2015 वर्ष में लॉन्च की गई थी और दोनों ही स्कीम्स जो है दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय EESL। ठीक है, EESL क्या है? इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ PSUs अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत जितनी भी यहाँ पर PSUs हैं उन्होंने मिलकर के एक जॉइंट वेंचर तैयार किया है जिसका नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। उजाला इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, ठीक है, वेयर इट वांट्स एवरी होम इन इंडिया टू यूज़ LED bulbs so that the net power or energy consumption rate comes down and carbon emission rates can also be checked. Objective is to promote efficient lighting, enhance awareness on using efficient equipment, will reduce electricity bills and preserve the environment। तो सभी चीज़ें हैं, ठीक है। एफिशिएंट लाइटिंग, आपके जो ऊर्जा की खपत है उसको भी कम करना है, एट द सेम टाइम लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी है और पर्यावरण को भी यहाँ पे संरक्षित करना है। ये दुनिया में सबसे बड़ा डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोजेक्ट है जो कि उठाया गया है। ठीक है, इसको न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इसके 5 साल पूरे हो चुके हैं, इसीलिए इसको हमने कवर किया है। यहाँ पर जो SLNP प्रोग्राम है ये भी EESL के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट्स जो कि कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स हैं, अभी तक यहाँ पे ट्यूब लाइट्स लगती थी, इनको रिप्लेस किया जा रहा है विद LEDs एट इट्स ओन कॉस्ट विद नो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट बाय द म्यूनिसिपैलिटीज़। यहाँ पर कोई भी पैसा म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा नहीं दिया जाएगा, सारा का सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रही है। ये भी दुनिया का लार्जेस्ट स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है, दोनों ही दुनिया के लार्जेस्ट हैं। वो डोमेस्टिक लाइटिंग है, ये स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट है।
नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम, बहुत फेमस स्कीम रही, पीएम कुसुम के नाम से ये स्कीम चली थी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो यहाँ पर किसान ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, एनर्जी प्रोटेक्शन एवं उत्थान अभियान, तो उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पर इसके दो पर्पसेस हैं। तो जैसा कि इसका नाम है वही इसके दो पर्पसेस हैं। पीएम कुसुम स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड अदर रिन्यूएबल पावर प्लांट्स इन द कंट्री। ठीक है, तो ये सोलर पंप्स और ग्रिड कनेक्टेड सोलर के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें होगा क्या, देखिए इसमें बेसिकली मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर किसानों को सोलर पंप इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली बात तो सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए सब्सिडी यहाँ पे दी जा रही है सो दैट किसान सोलर पंप को इंस्टॉल करें। अब किसान इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, इसका फ़ायदा किसान इस तरीके से उठा सकते हैं। मान लीजिए किसान ने जो सोलर एनर्जी जनरेट की है उसका सारे के सारे का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहा, इन दैट केस वो बची हुई सोलर एनर्जी को ग्रिड में डाल सकता है। अगर वो बची हुई सोलर एनर्जी को ग्रिड में डालता है, यहाँ से उसे प्रॉफिट मिल सकता है। दिस इज़ हाउ ये पीएम कुसुम स्कीम ऑपरेट करेगी। इसके दो मेन उद्देश्य हैं। ठीक है, पहला वाला तो कि इसमें जो है हम सोलर पंप्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो बिजली की हम यहाँ पर बेसिकली खपत है उसको कम करते हैं, ऊर्जा सुरक्षा हो रही है। और दूसरी चीज़ उत्थान महाअभियान, इट वुड प्रोवाइड एक्स्ट्रा इनकम टू फार्मर्स बाय गिविंग देम एन ऑप्शन टू सेल एडिशनल पावर टू द ग्रिड थ्रू सोलर पावर प्रोजेक्ट्स सेट अप ऑन देयर बैरन लैंड्स. It will help in de-dieselizing the sector as also the discoms. फिलहाल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत हद तक निर्भर है डीजल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि का जो क्षेत्र है, उसमें डीजल की खपत कम हो जाएगी और डीजल के ऊपर निर्भरता भी कम हो जाएगी। और साथ ही में जो डिस्कॉम्स हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, ये भी यहाँ पर एक तरीके से इनको भी फ़ायदा होगा, बिकॉज खपत यहाँ पे बिजली की कम होगी और ये लोग बहुत सारे लोन में फ़िलहाल दबे हुए हैं, इनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम कम हो जाएगी। सो इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं: सेटिंग अप ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड स्टिल माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पंप्स एंड सोलराइजेशन ऑफ 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप्स। सो 17.5 लाख तो नए यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे और जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको सोलर में तब्दील किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं अंडर द पीएम कुसुम स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके ऊपर से सवाल आने के बहुत चांसेस हैं इस साल। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ई विधान प्रोजेक्ट। काफ़ी सिंपल, जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इस प्रोजेक्ट का बेसिकली काम है। विधानसभा के नाम से ई विधान आया है, विधानसभा विधान परिषद के नाम से विधान आया है। इट एनेबल्स द ऑटोमेशन ऑफ एंटायर लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो जो भी प्रतिक्रिया यहाँ पर विधायिका करती है, जो भी प्रतिक्रिया यहाँ पर लेजिस्लेचर करती है, उन सभी को ऑटोमेट करने की एक कोशिश की गई है। ट्रैकिंग ऑफ डिसीजंस एंड डॉक्यूमेंट्स, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, द टेक्निकल सपोर्ट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही चीज़ है, ये भी पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने बताया, ई विधान है तो ये लॉ मेकिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए किया गया है। तीसरा, हिमाचल प्रदेश इज़ ऑलरेडी द फर्स्ट डिजिटल लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल विधायिका बनने वाला हिमाचल प्रदेश का लेजिस्लेचर है। तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। 1, 2 और 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, यहाँ पर ई विधान प्रोजेक्ट जो है इसको असल में लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, सो संसदीय मामले का जो मंत्रालय है उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, लेकिन इसमें टेक्निकल सपोर्ट, तकनीकी सहयोग जो है वो दिया गया है माइटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लागू किया जाएगा। मोपा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है और ये हर जगह पे जहाँ पे स्टेट्स में या फिर कोई भी केंद्रीय शासित प्रदेश है जहाँ पर कि विधानसभा या विधान परिषद है, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी पहली स्टेट बन चुकी है। इसमें होगा क्या, पेपरलेस असेंबली और ई असेंबली इज़ अ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ असेंबली। ठीक है, पेपरलेस असेंबली में यहाँ पर पेपर्स की खपत को कम किया जाएगा। पूरे के पूरे लॉ मेकिंग प्रोसेस को यहाँ पर ऑटोमेट किया जाएगा थ्रू द क्लाउड टेक्नोलॉजी मेघराज। ये भारत का क्लाउड सर्वर है मेघराज, इसी का इस्तेमाल करके हम जो है ई विधान प्रोजेक्ट को लागू करने वाले हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम शुरू की है। देखिए, हमने इकोनॉमी के एक चैप्टर में
एक सेट में टेक्सटाइल्स को लेकर चर्चा की है, लेकिन सिल्क समग्र जो स्कीम है उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड इसकी पहल की है इसको लागू करने की। स्कीम के 4 मुख्य कंपोनेंट्स हैं, इनको यहाँ पे देख सकते हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, जो सिल्क समग्र स्कीम है, इट इज़ बेसिकली टू एम्पावर दी डाउन ट्रॉडन, ठीक है, जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, सो दैट वो सिल्क की फार्मिंग कर सकें। सिल्क की फार्मिंग को अंग्रेज़ी में कहा जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर की एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली निचले स्तर के लोगों के लिए ये स्कीम को शुरू किया गया था इन द कंट्री, इंक्लूडिंग वुमेन, पर्टिकुलरली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और निचले स्तर के लोगों के लिए, ठीक है। इवन ट्राइबल फैमिलीज़ यहाँ पे कवर की गई हैं। खास बात आपको क्या जाननी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको मिस नहीं करने। इसके ऊपर सवाल किसी भी साल आ सकता है, कभी भी आ सकता है, स्टैटिक नॉलेज है ये। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इसका विनिर्माण होता है वो चाइना में होता है। दूसरे नंबर पर सिल्क का विनिर्माण भारत में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिल्क की खपत कंज्यूमर जो है वो भारत में ही होती है, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। It is the only country in the world that produces all 5 varieties of silk on a commercial scale: mulberry, oak तसर, tropical तसर, मूगा एंड एरी। 5 तरह की वैरायटीज़ हैं भारत में, हर तरह की वैरायटी को प्रोडक्शन की जाती है और हमारे पास ग्लोबल मोनोपोली है, यानी कि केवल भारत ऐसा देश है जहां पर मूगा सिल्क को तैयार किया जाता है, जिसे गोल्डन सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया में और कहीं नहीं होता। क्लियर? यहाँ से सवाल आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा लॉन्च की गई जन औषधि सुगम, ठीक है। जन औषधि सुगम और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, अब दोनों को बहुत ही ख्याल से पढ़िएगा आप। बेसिकली जो जन औषधि सुगम है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है ये एक कैंपेन है, ठीक है। ये तो एक अभियान है और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। जन औषधि सुगम का काफ़ी सिंपल काम है। फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर आपने से कई सारे लोगों ने इन ऐप्स का नाम सुना होगा, 1mg, फार्मा इजी या फिर नेट मेड्स। ऐसी कई सारी ऐप्स आपने देखी होंगी, मार्केट में आ चुकी हैं, जहां पर से आप दवाइयां को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। सिमिलरली जन औषधि सुगम एक मोबाइल एप्लीकेशन है जहां पर लोग जो हैं वो जन औषधि जेनरिक मेडिसिन को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, एंड द स्टोर्स एट द टिप ऑफ द फिंगर्स। बेसिकली अगर आपको पता लगाना है कि आपके इलाके में कि जन औषधि केंद्र है या नहीं, तो आप इस मोबाइल एप्लीकेशन से पता लगा सकते हैं। साथ ही में ये भी पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जन औषधि केंद्र में ये वाली दवाई अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये सर्च ऑपरेशन है, ये आपका आसान हो जाएगा कि आपको पता लगाना है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे कंपैरिजन कर पाएंगे ऑफ जेनेरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन इन फॉर्म ऑफ MRP एंड ओवरऑल सेविंग, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि दवाइयों के रेट में अंतर होता है। कोई दवाई अगर कोई और कंपनी बनाती है तो बहुत महंगी होती है, या फिर कोई और कंपनी बनाती है तो काफ़ी सस्ती होती है, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स हैं बहुत सारे। कोई भी एंटीबायोटिक आप ले लीजिए, कोई भी एंटीबायोटिक अगर तो वो कोई बड़ा ब्रांड बना रहा है तो अक्सर वो महंगी होती है, छोटा ब्रांड बना रहा है तो वो सस्ती होती है। लेकिन जो जन औषधि केंद्र है, ध्यान से सुनिएगा, जन औषधि केंद्र में जेनेरिक मेडिसिन्स बेसिकली लाई जाती हैं। ये जेनेरिक मेडिसिन क्या होती हैं इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा आपके साथ। उसके पहले जान लीजिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ये जो परियोजना है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने ही लॉन्च किया है, ठीक है। यहाँ पर दीज केंद्रास आर सेटअप टू प्रोवाइड जेनेरिक ड्रग्स विच आर अवेलेबल एट लेसर प्राइसेस बट आर इक्विवेलेंट इन क्वालिटी एंड एफिकेसी एज एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रग्स। तो जो आपके महंगे ब्रांड वाले दवाइयाँ होती हैं, इनकी क्वालिटी और एफिकेसी, ठीक है, गुणवत्ता और इनकी जो इम्पैक्ट, प्रभाव कह सकते हैं आप, वो सेम होगा एज कम्पेयर टू द ब्रांडेड मेडिसिन, लेकिन यहाँ पे सस्ते में आपको दी जाएंगी। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है? ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया। इसके ऊपर सवाल ऑलरेडी UPSC में एक बार आ चुका है, स्टेट PCS में भी एक बार, पंजाब PCS में इसके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर जो जेनेरिक मेडिसिन हैं ये होती क्या है? काफ़ी सिंपल है, आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, दुनिया भर में बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है फार्मास्यूटिकल्स की, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज़, दवाइयाँ उत्पाद करने वाली कंपनीज़, ये क्या करती हैं, जब ये एक नई दवाई बना लेती हैं तो उसको पेटेंट कर लेती हैं, ठीक है। इनकी पेटेंटिंग हो जाती है। ये पेटेंट, मान लीजिए अब भारत में कोई छोटी कंपनी है जो कि इस पर्टिकुलर दवाई को बनाना चाहती है, लेकिन वो पेटेंट को उसको ख़रीदना पड़ेगा यहाँ पर दवाई बनाने के लिए। पेटेंट के ऊपर एक रॉयल्टी होती है,
वो रॉयल्टी उसको देनी पड़ेगी। अब मान लीजिए उस कंपनी के पास रॉयल्टी देने का पैसा नहीं है, तो उस केस में वो सरकार से परमिशन मांगती है कि जी हम जेनेरिक मेडिसिन बनाना चाहते हैं, सेम ड्रग को हम जेनेरिक मेडिसिन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो जेनेरिक मेडिसिन बेसिकली अनब्रांडेड मेडिसिन होती है विच आर इक्वली सेफ एंड हैविंग द सेम एफिकेसी एज दैट ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन इन टर्म्स ऑफ देयर थेरेप्यूटिक वैल्यू। ठीक है, तो इलाज के अगर हम रूप से देखें तो इसका जो प्रभाव है वो सेम होगा। ठीक है, लेकिन ये अनब्रांडेड होगी, इक्वली सेफ होगी, सेम एफिकेसी होगी, लेकिन दाम में बहुत ही सस्ती होगी एज कम्पेयर टू दी ब्रांडेड इक्विवेलेंट। ये इसका यहाँ पर मेन पर्पस है जेनेरिक मेडिसिन का। और भारत में जितने भी जन औषधि केंद्र हैं ये सभी के सभी जेनेरिक मेडिसिन को ही प्रमोट करते हैं, उन्हीं को प्रोत्साहित करते हैं। क्लियर, ये 2 परियोजनाएं शुरू की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। नेक्स्ट, बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। सिंपल है, माइटी और गूगल ने बेसिकली यहाँ पर टाई अप किया था। प्रोग्राम विल गिव इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स टू प्लेटफॉर्म टू डेवलप मार्केट रेडी टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी सच एज मशीन लर्निंग, क्लाउड एंड एंड्रॉयड। यहाँ पर गूगल भी इसमें भाग ले रहा है। इट इज़ ऑल्सो ऑफरिंग मेंटरशिप सेशंस इन प्रोडक्ट डिज़ाइन, स्ट्रैटेजी एंड टेक्नोलॉजी। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली। बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सवाल केवल ये बनता है कि इसमें किस किस का टाई अप है, माइटी और गूगल का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गूगल का। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट स्कीम है कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से। कॉमन सर्विस सेंटर की स्कीम जो है वो असल में भारत में लॉन्च की गई थी 2006 में एज पर दी NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत कॉमन सर्विस सेंटर्स को लॉन्च किया गया था 2006 में। ठीक है, और धीरे धीरे इस स्कीम का सेकंड भाग लॉन्च किया गया 2015 में टू एक्सपैंड द आउटरीच ऑफ CSCs टू ऑल द ग्राम पंचायत्स अक्रॉस द कंट्री। ये करते क्या है, जितनी भी यहाँ पे तकनीकी सेवाएं हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, अगर आप उन सभी सेवाओं को एक जगह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्पेशली रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में, तो वहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर्स आर अ स्ट्रैटेजिक कॉर्नरस्टोन ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। दे आर द एक्सेस पॉइंट्स फॉर डिलीवरी ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज टू विलेजेस इन इंडिया। ठीक है, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं भारत सरकार के द्वारा दी जा रही हैं या इवन मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं, तो कॉमन सर्विस सेंटर में उनको उपलब्ध करवाया जा सकता है। दे आर मल्टीपल सर्विसेज, सिंगल पॉइंट मॉडल। ठीक है, तो एक से अधिक सेवाएं एक जगह पर देने की कॉमन सर्विस सेंटर्स यहाँ पे प्रॉमिस करती हैं। राइट, यहाँ पर डेटा कंजम्पशन ऑन कॉमन सर्विस सेंटर्स नियरली डबल्ड इन रूरल एरियाज। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, कहने का मतलब कि कॉमन सर्विस सेंटर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये नई दिल्ली में है। कॉमन सर्विस सेंटर को चलाने वाले इलेक्ट्रॉनिक निकेतन के नाम से हेडक्वार्टर है इसका। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा स्कीम है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। देखिए, ये काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की गई थी इस बार मानधन योजना के नाम से। किसानों के लिए भी लॉन्च की गई है, कृषकों के लिए लॉन्च की गई है। सिमिलरली यहाँ पर जो लघु व्यापारी हैं उनके लिए भी लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। कंडीशंस बिल्कुल सेम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पेंशन 3000 रुपये की दी जाएगी, एज ग्रुप 18 से 40 की होनी चाहिए। ठीक है, और 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो इंसान है, एक तो वो NPS के अंतर रजिस्टर नहीं होना चाहिए, ना वो ESIS के अंडर रजिस्टर होना चाहिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ना वो EPF के अंडर होना चाहिए, ना वो इनकम टैक्स का असेसी होना चाहिए। तो इस केस में वो यहाँ पर जो है इस पेंशन को लेने के लिए एलिजिबल है। और अगर कोई छोटा व्यापारी है, उसका टर्नओवर, GST का टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से ऊपर है, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। क्लियर, एलिजिबिलिटी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल एलिजिबिलिटी से ही आने के पूरे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, ये वाली स्कीम भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ही लॉन्च की है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो स्कीम शुरू की गई है ये इंश्योर्ड पर्सन्स के लिए शुरू की गई है। ठीक है, ध्यान से, ये काफ़ी अलग स्कीम है। बेसिकली कुछ ऐसे लोग हैं भारत में जिनको वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, या फिर वो जॉबलेस हो गए हैं ड्यू टू एनी अदर रीज़न। ठीक है, भले हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के पैटर्न में बदलाव आ गया हो, भले मार्केट चेंज हो रही हो, जिसकी वजह से भी अगर उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है वो अप्रूव किया गया है फॉर इंश्योर्ड पर्सन्स अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948।
ठीक है। इस स्कीम का नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। यहाँ पर जो ESI है ये सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है फॉर इंडियन वर्कर्स। ये ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन है बाय द स्टैट्यूटरी क्रिएशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये 1948 के एक्ट के तहत ही बनाई गई थी। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। इसको लेकर सवाल आ सकता है कि इंश्योर्ड पर्सनस कौन होते हैं। ये वो होते हैं जो वैसे तो कवर किए जाते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, लेकिन उनके पास फिलहाल जॉब नहीं है, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये लेटेस्ट स्कीम है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल स्टेट्स एंड यूटीज विल बी कवर्ड अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वॉज कंसीव्ड इन द ईयर 2015। ये स्कीम, ये जो बेसिकली क्वेश्चन है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के ऊपर है। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं, सभी स्टेट्स और सभी यूटीज़ को कवर किया गया है, और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है उसको शुरू किया गया था 2015 में। हेंस बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ पर जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है ये सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका 10वां महोत्सव अभी सेलिब्रेट किया गया था जबलपुर मध्य प्रदेश में अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव was launched in October 2016 to promote engagement amongst the people of different states and UTs। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग की संस्कृतियाँ हैं, ठीक है, उनमें आपस में बेसिकली मेल जोल बढ़ाने के लिए, आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ये वाला प्रोग्राम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑनर करने के लिए भी शुरू किया गया था। सो ऑल स्टेट्स एंड यूटीज विल बी कवर्ड अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, और इसी के तहत राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है वो लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो यहाँ पर कॉरपोरेट अफेयर्स का मंत्रालय है, इसने एक फोरम लॉन्च किया है स्पाइस प्लस। ये एक इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर आपको बेसिकली भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, इसमें भारत की रैंकिंग को और इम्प्रूव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने स्कीम को लॉन्च किया है। यहाँ पर 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स और एक स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर हाथ मिलाया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं? कॉरपोरेट अफेयर्स है, फाइनेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, और स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र। इन्होंने आपस में हाथ मिलाया है सो दैट भारत में बिजनेस की शुरुआत करने में जो समय और शुल्क लगता है दोनों को ही कम किया जा सके। The new web form would facilitate on-screen filing and real-time data validation for the seamless incorporation of companies। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको शुरू किया था। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अभी भी स्कीम्स समाप्त नहीं हुई हैं, कुछ और स्कीम्स जो लेटेस्ट हैं उनको हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।